नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में बाधा पहुंचाने की आतंकी कोशिश नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को दिया धन्यवाद। नगरोटा मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के साथ की समीक्षा बैठक। 26/11 की बरसी पर जैश ए मोहम्मद की थी बड़े हमले की योजना। भारत और भूटान के बीच रुपे कार्ड परियोजना का दूसरा चरण शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता में भूटान की आवश्यकताओं की पूर्ति। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने की कोविड महामारी से निपटने में भारतीय नेतृत्व की सराहना। कोरोना स्थिति की समीक्षा के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के दौरे पर केंद्रीय टीमें। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लगवाया टीका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का विकास और पर्यावरण के बीच जरूरी संतुलन पर जोर। विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों की जलवायु संसद का किया उद्घाटन। कहा, जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिक्रिया में शामिल हो बच्चों पर केंद्रित दृष्टिकोण। श्रद्धा और पारंपरिक भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है छठ महापर्व। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा 4 दिवसीय पर्व का समापन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव इस समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इनके अलावा खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद की बड़ी आतंकी साजिश को जमीनी स्तर पर लक्षित करके ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों को उनके मंसूबों में नाकाम करके जिस पैमाने पर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, उससे संकेत मिलते हैं कि आतंकवादियों की साजिश भारी तबाही मचाने की थी। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर उन्हें मात दी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस और उत्कृष्ट सैन्य संचालन का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की सजगता के लिए धन्यवाद। उनकी सतर्कता ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही नापाक साजिश को हराया है। नगरोटा में कल सुबह हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में बाण टोल प्लाजा के पास से मुठभेड़ हुई थी। ये आतंकी एक ट्रक में छिपकर जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। सुरक्षा चौकी पर जांच के दौरान इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और ग्रेनेड से हमला किया। जवाबी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने ट्रक को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद आतंकी बचने के लिए नजदीक के जंगल की तरफ फरार हो गए। 3 घंटे तक चले इस अभियान में सभी आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। यह पहला वाकया है जब आतंकियों से इतनी संख्या में हथियार बरामद हुए। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी 26/11 की वर्षगांठ पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। देखिए, जो हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला
ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजनीतिक दलों को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सुगम प्रचार अभियान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। उपराज्यपाल ने उम्मीदवारों को उनके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रखने और प्रचार में दिक्कत का मुद्दा उठाने वाले सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पत्र का जवाब देते हुए ये बात कही। मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने चिंताओं का संज्ञान लिया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए 8 चरणों के लिए 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। पहले 2 चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारत और भूटान के बीच रुपे कार्ड परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने आज संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रुपे नेटवर्क में भूटान का पूर्ण साझेदार के रूप में स्वागत करता है। दोनों नेताओं ने इसे भारत भूटान के बीच विशेष संबंधों का प्रतीक बताया। भारत और भूटान के संबंध दुनिया के लिए बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत कोविड महामारी के कठिन समय में भूटान के साथ खड़ा है और भूटान की आवश्यकताएं भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड्स के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भूटान को आगे बढ़ाने के लिए इसरो अगले साल भूटान के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इस लॉन्चिंग में भूटान के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन चारों नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि महामारी के बाद भारत और मजबूत होकर उभरेगा। I'm happy to note that with these arrangements, it will benefit the peoples of our two countries. Together, we are leveraging digital technologies to enhance financial services in our region. पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान रुपे कार्ड का पहला चरण शुरू किया गया था। इसके जरिए भारत में भूटान जाने वाले लोगों को एटीएम और पीओएस टर्मिनल के इस्तेमाल की सुविधा मिली है। इस परियोजना के दूसरे चरण की शुक्रवार से शुरुआत के बाद भूटान के नेशनल बैंक की ओर से जारी किए गए रुपे कार्ड से भूटान के नागरिक भारत में किसी भी तरह का भुगतान कर सकेंगे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले कुल मामलों के 5% से नीचे बने हुए हैं। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 93.6% हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है।
पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 45,882 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 44,807 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में मामूली बढ़त हुई है। अब देश में सक्रिय मामले 4,43,794 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 584 लोगों की मौत हुई है। देश में मृत्यु दर 1.47% है। अब तक कोरोना से 1,32,000 हो चुकी है। हालांकि इस बीच रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी है और ये 93.60% तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 84,28,000 से ज्यादा रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 45,000 से ज्यादा नए मामलों के सामने आने के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90,04,000 से ज्यादा हो गया है। देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता में विस्तार की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,83,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,95,00,000 से ज्यादा कोविड परीक्षण हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में 4 उच्च स्तरीय टीमों को भेजा है। टीमें कोविड मामलों की उच्च संख्या वाले जिलों का दौरा करेंगी और पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और नियंत्रण के उपायों को मजबूत बनाने की दिशा में राज्यों की मदद करेंगी। केंद्र अन्य राज्यों में उच्च स्तरीय टीमों को भेजने पर भी विचार कर रही है, जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में वृद्धि की रिपोर्ट आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को बड़े पैमाने पर परीक्षण करने की सलाह दी है, जिससे कोविड-19 के मरीजों का समय पर जानकारी उनकी मिल सके और प्रभावी ट्रेसिंग, कंटेनमेंट और बाद का उपचार किया जा सके। अधिक संख्या में जांच से पॉजिटिव रेट में गिरावट सुनिश्चित होगी। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुजरात के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। अहमदाबाद में आज से रात का कर्फ्यू शुरू हो रहा है। ये कर्फ्यू सोमवार तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। मुंबई में बीएमसी की ओर से संचालित सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। प्रदेश के अन्य भागों में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को 23 नवंबर से खोले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहमति लेनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजारों में उचित कोविड-19 व्यवहार सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए आज मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार का कहना है कि मार्केट एसोसिएशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इधर भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज से शुरू हो गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के दल की निगरानी में अनिल विज को अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। इस सप्ताह के शुरू में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसमें पूरे भारत से 26,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में लगभग 1,000 लोगों पर कोवैक्सीन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता के बेहतर नतीजे मिले हैं। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड अप्रैल 2021 तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पूनावाला के मुताबिक अंतिम परीक्षण के परिणामों और नियामक अनुमोदन के आधार पर टीके की 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1,000 रुपए होगी। कोविशील्ड को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका में विकसित किया है। बायोएनटेक और फाइजर शुक्रवार को अमेरिका में अपने कोविड-19 के टीके के लिए आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन करेंगे।
फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक अमेरिका और यूरोप में अगले महीने तक अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की डिलीवरी की तैयारी में लगी है। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन करते हुए राज्य विधानसभा का ये दूसरा सत्र है। सदन के नेता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्चुअल माध्यम से सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक प्रस्ताव पेश किया। वहीं राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुरारी ने साल 2020-21 के लिए 11,200 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 40 बैठकें होंगी और इस अवधि में प्रश्नकाल नहीं होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में आज 5 स्थानों पर छापेमारी की है। 5 आरोपियों मोहम्मद असलम, अब्दुल लतीफ, नजरुद्दीन शाह, रमजान पी और मोहम्मद मंसूर के आवासों पर तलाशी ली गई, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि इन आरोपियों ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की मदद की थी। एनआईए ने केरल में एक राजनयिक बैगेज में 14.82 करोड़ रुपए मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में 10 जुलाई को जांच संभाली थी और तस्करी में कथित रूप से शामिल रहने के सिलसिले में कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4 साल पूरे हो गए हैं। 20 नवंबर 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था। ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसे सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। तो सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 1 करोड़ 83 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 75 लाख से अधिक आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। इसके लिए 1,67,755 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन था। इस दौरान भारतीय नौसेना के MiG-29 के एस और अमेरिकी नेवी के F-18S लड़ाकू विमान ने एक साथ युद्धाभ्यास किया और लक्ष्य को निशाना बनाया। 17 नवंबर को शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में शामिल चारों देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच जटिल प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के युद्धपोत विक्रमादित्य और अमेरिका नौसेना के युद्धपोत निमित्ज पर भी अभ्यास किया गया। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विकास और पर्यावरण के बीच जरूरी संतुलन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में बच्चों पर केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल करने का आह्वान किया है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के जलवायु संसद का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले सबसे कमजोर समूह हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन की रणनीतियों में बाल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसे में पर्यावरण के संरक्षण के तौर पर बच्चों को तैयारी के लिए स्कूलों और जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
इस मौके पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण और स्वच्छता के लिए चलाई गई कई योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। While India launched an aggressive campaign to clean our rivers under the Namami Gange project or the Swachh Bharat Abhiyan, which not only provided dignity to women and especially young girls, but also assured sanitation facilities by building over 110 million toilets for the economically challenged. It is also the success of programs like Ujjwala Yojana, which provide access to clean cooking fuel to 80 million poor women in our country. These have become beacons not only of gender justice, but have also established a pathway for environmentally conscious behavior. आज विश्व बाल दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट समेत देश भर की कई इमारतें नीली रोशनी से सराबोर हैं। दरअसल ये यूनिसेफ गो ब्लू अभियान का हिस्सा है। बाल अधिकारों और बच्चों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव को रेखांकित करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है और यूनिसेफ इस बार डिजिटल तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1954 में 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। विश्व बाल दिवस को बाल हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय समग्रता स्थापित करने, पूरे विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके हितों में सुधार के उद्देश्य से मनाया जाता है। लोक आस्था का पर्व छठ पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान में आज शाम व्रती गंगा के तट और विभिन्न जलाशयों में पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस बार छठ पर्व में कोरोना के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। महापर्व के चौथे और अंतिम दिन महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व को लेकर गंगा घाटों पर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, आस्था के पावन महापर्व छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि इस वर्ष छठ मैया सभी देशवासियों को आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए छठ पूजा के शुभ अवसर पर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाएं। उपराष्ट्रपति ने भी लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि श्रद्धालु देशवासियों को छठ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शारदीय प्रकृति के उल्लास का उत्सव है। प्रार्थना करता हूं कि भगवान सूर्य अपनी सात्विक ऊर्जा और ऊष्मा से देशवासियों के जीवन को स्वास्थ्य समृद्धि से प्रकाशित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छठी मैया सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सूर्य देव के ओज का संचार करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।